गुड आफ्टरनून। फिर से आज तुम थोड़े से मासूम से मायूस से क्यों दिख रहे हो इतने? मेरा लंच अभी हुआ है क्या? तो लंच के बाद ऐसे ही बैठे रहते हो क्या तुम टेंशन में? क्या पढ़ रहे थे कल? चालू किए थे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्राइमरी रूल स्टार्ट किए। कितने लोग नए हैं आज? सब्जेक्ट का नाम है अदर लॉज, जो आपका एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट इन अदर लॉज। अदर लॉज में एक चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की, लॉज को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। जो लॉज आप पढ़ते हो उन्हें समझने के पढ़ने के तरीके पढ़ रहे हैं। सो पहला रूल पढ़ा था हमने कल, लिटरल इंटरप्रिटेशन। उसने शुद्ध तरीके से यह समझाया कि लॉ उतना ही पढ़ो और समझो जितना लिखा हुआ है। कोई ज्यादा लॉजिक या रीजनेबल बात करने की जरूरत नहीं। यू नीड नॉट टू मॉडिफाई इट। हर वर्ड को मतलब दो, कोई भी वर्ड इग्नोर मत करो, कोई भी नया वर्ड अपनी मर्जी से जोड़ो मत। और कौन सा मीनिंग निकालो? ग्रामेटिकल मीनिंग। कब तक ये सब चलेगा? जब तक लॉ क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है और एक से ज्यादा मतलब नहीं निकल रहे हैं, तब तक लिटरली इंटरप्रेट करो लॉ का। 102 मतलब इंटर वाली क्लास में प्रोजेक्टर नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए फिर कल लास्ट डिस्कशन क्या हो गया। लास्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा वो ये कि अगर इनकंसिस्टेंसी दिख रही है लॉ के इंटरप्रिटेशन में और लॉ के ऑब्जेक्ट में, इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, बेवकूफी दिख रही है, क्या लिख दिया? अब्सर्डिटी। फिर एक और वर्ड आया था, क्या आया था? रिपग्नेंसी। मींस कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं चीजें। तो फिर हमने क्या कहा कि फिर आप उस मीनिंग को, उस इंटरप्रिटेशन को क्या कर सकते हो? मॉडिफाई, या तो एक्सटेंड या एब्रीज करो आप। फिर यहीं तक पढ़ा था हमने कल। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन नाम है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? रीजनेबल, यस, कुछ सेंसिबल मीनिंग निकालो। फिर एक और बात समझना, हम आगे आने वाले सारे रूल पर इसीलिए आए हैं। आगे आप बोलो ना, क्योंकि लिटरल इंटरप्रिटेशन से काम नहीं हुआ, कुछ अब्सर्डिटी दिखी, इनकंसिस्टेंसी दिखी, रिपग्नेंसी दिखी। तो अब नाउ वी वांट कि थोड़ा सा सेंसिबल बात करते हैं। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं सेंसिबल मीनिंग निकालने की, और इसी को कहते हैं लॉजिकल ग्राउंड पर इंटरप्रिटेशन करना, रीजनेबल ग्राउंड्स पर इंटरप्रिटेशन करना, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। हाँ बेटा, स्क्रीन बस 2 मिनट और वेट कर लो, स्टाफ आ रहा है। क्या पता स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है। यहां से तो सब ठीक दिख रहा है, इधर आउटपुट नहीं आ रहा है, बस गायब है सब। ऑनलाइन वालों, आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है क्या इसकी, नोट्स की? सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है या नहीं आप लोगों को इस नोट्स की? नहीं है, ओके। चलिए, तब तक मैं इधर से कुछ नहीं पढ़ाता, आप ऐसे समझ लो। देखो क्या होगा, कल हम जब बात कर रहे थे कि लिटरल इंटरप्रिटेशन पर तब तक रहना जब तक वो क्लियर है, अनएम्बिगियस है और एक ही मीनिंग निकल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इसको इंटरप्रेट करके कोई अब्सर्डिटी दिख रही है, कोई सेंसलेस मीनिंग दिख रहा है,
तो हम कहेंगे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पर चलो, और वहां के थ्रू हम क्या करेंगे, लॉ को क्या देने की कोशिश करेंगे, एक सेंसिबल मीनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तो एक नई सिचुएशन पर आते हैं। लॉ के दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये बात हमने फर्स्ट डे भी की थी कि एक ही लाइन को दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। एक लैंग्वेज लिखी हुई है, उसके दो मतलब निकल रहे हैं। नाउ द डाउट इज कौन सा इंटरप्रिटेशन प्रेफर करें। सो दो इंटरप्रिटेशन, दोनों को एक एक क्लास असाइन करता हूं। पहला इंटरप्रिटेशन, वो इंटरप्रेट होने से लॉ का ऑब्जेक्ट सपोर्ट हो रहा है, और दूसरा इंटरप्रिटेशन जिसकी वजह से लॉ का ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहा है। तो आप बताइए आपका सेंस क्या कहता है? जाने अनजाने में ना आप लॉ के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन रूल्स जानते हो। लिटरल तो जानते ही थे, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, आप जो लिखा होता था वही पढ़ते थे, और वही वो कह रहा है। हमने कभी इजेम आर भी नहीं छोड़ा, आर लिखा होता था, अभी की बात करते थे वर लिखा होता था, सोचते थे पास्ट की बात कर रहा है, यही किया है हमने आज तक। आपने लिटरल इंटरप्रिटेशन भी किया है। रीजनेबल, आधे आंसर आप भी दे रहे हो। अगर अब्सर्डिटी दिख रही है तो कौन सा मीनिंग निकालने की कोशिश करें, सेंसिबल। एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं लॉ के, वन विच इज डिफीटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट एंड अदर वन विच इज सपोर्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, तो फिर हम वो इंटरप्रिटेशन फॉलो करें जो लॉ के पर्पस को सपोर्ट करता है। तो कोर्ट के सामने भी यही होता है कि जब कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन के लिए मैटर जाता है और लॉ पढ़कर कोई अब्सर्डिटी दिखती है, तो कोर्ट ट्राई करती है उस लॉ का कौन सा मीनिंग निकालने का, सेंसिबल मीनिंग विच सपोर्ट द इंटेंशन ऑफ द लॉ। और जो इनकंसिस्टेंसी दिख रही है कि सर दिख कुछ और रहा है, ये पढ़कर लग कुछ और रहा है, और लॉ का ऑब्जेक्ट कुछ और है, तो ये इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रही है, जिसको हमने कल कहा था रिपग्नेंसी। तो बताओ कोर्ट क्या करता होगा, कोर्ट ट्राई टू रिजॉल्व दैट इनकंसिस्टेंसी। ये सबसे अच्छा रूल है लॉ के इंटरप्रिटेशन का। इसको बोलते भी है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे ज्यादा काम का रूल ये है, क्योंकि यहां हम क्या लगा रहे हैं लॉ के इंटरप्रिटेशन में, लॉजिक, रीजनेबल मीनिंग दे रहे हैं, सेंसिबल चीज बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए इसे कहते हैं रीजनेबल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन। तीन बातें, फिर से तीन बातें हैं, तीन पैराग्राफ है, आपको बस स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं तीन बातें बता देता हूं। कल आप जब आप नोट्स में आपको सॉफ्ट कॉपी भिजवा भी देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं चला तो फिर अभी मैं बंद भी कर दूंगा क्लास, डोंट वरी। तीन बातें हैं जो काम की हैं। पहली बात, जब आपको एग्जाम में लिखने को है, राइट डाउन द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, तो आप सबसे पहली बात क्या लिखोगे, दैट लॉ शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट इट शुड गिव अ सेंसिबल मीनिंग। क्या इस बात में कोई प्रॉब्लम किसी को? लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट करें कि वो कौन सा मीनिंग दे, सेंसिबल मीनिंग। कुछ लोग कह रहे हैं सॉफ्ट कॉपी है, कुछ मना कर रहे हैं, मैं तो भिजवा दूंगा यार सबको आज हर्षित को बोलकर। सेकंड पैराग्राफ, वहां क्या बात करेंगे कि जब इनेक्टमेंट मतलब लॉ का जो मीनिंग निकल रहा है, वो दो मीनिंग निकल रहे हैं। द लॉ इज कैपेबल ऑफ टू और मोर इंटरप्रिटेशन, और दो इंटरप्रिटेशन की क्लास क्या, वन इज डिफीटिंग ऑब्जेक्ट एंड वन इज फर्दरिंग सपोर्टिंग द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो फिर आप रेफर करते रहो, मतलब यही लिखा हुआ है हिंदी, मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, पर मैं इसकी लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि कई लोगों के पास नहीं है, जैसा कि मुझे इन्फॉर्म किया अभी आप लोगों ने। सो वो इंटरप्रिटेशन जो लॉ के ऑब्जेक्ट को क्या करे, सपोर्ट, उसे हम यूज करेंगे। तीसरा पैराग्राफ, जब कोर्ट के सामने लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात जाती है, जब कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन की बात जाती है और कोर्ट को दिखता है कि अब्सर्डिटी है, इनकंसिस्टेंसी है, तो बताओ कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और इंटरप्रिटेशन करता है कौन सा, सेंसिबल मीनिंग, जिससे लॉ का ऑब्जेक्ट मेंटेन्ड रहे। इसको कहते हैं रीजनेबल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। बट प्लीज ध्यान से सुन लेना बार बार एक ही बात, अपना दिमाग तब लगाना है, अब आप बताओ आगे कब, यहां कब आना है सेकंड रूल पर।
लॉ अनक्लियर हो, एम्बिग्यूटी हो, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हो, अब्सर्डिटी हो, इनकंसिस्टेंसी हो, रिपग्नेंट, पक्का क्लियर है आपको? अदरवाइज इधर नहीं आना। अगर सब कुछ सेटल चल रहा था, सेट था, तो फिर आपको नए रूल पर आने की जरूरत थी ही नहीं। ऑलराइट, चलिए, दो रूल खत्म, लिटरल इंटरप्रिटेशन और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। कमिंग टू थर्ड पार्ट, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तीसरा रूल, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस किसे कहते हैं? जब हार्मोनी किसे कहते हैं? हमसे नहीं कहते मेंटेन द हार्मोनियन पीस। हार्मनी का मतलब है सामंजस्य रखो, आपस में मिलकर चलो, राइट। हारमोनियम नहीं भाई, हारमोनियस बोला है मैंने। हाँ सही बताऊं, हारमोनियम भी ले आ तू बीच में। हारमोनियम देखा है मतलब तूने? हारमोनियम देखा है आपने? ऐसे कोई भी हारमोनियम के किसी भी बटन को दबा दे तो अजीब सी आवाजें निकालेगा वो। हारमोनियम से धुन तभी निकल सकती है जब आपको बजाना आता हो और आप उनको फेयरली प्ले कर पाओ। साथ हारमोनियम का एक बटन कोई भी धुन नहीं निकाल सकता। साथ में बजाओगे तो ऑब्वियसली फिर एक बटन नया बजाए तो दूसरी धुन खत्म, लेकिन नहीं, जब साथ में बजाओगे एक तरीके से तो वो एक म्यूजिकल आपको कनेक्शन डेवलप करके दे सकते हैं, है ना? उसी से समझ लो, हारमोनियस मीन्स चीजों को लड़ाना नहीं है, चीजों को साथ में मिलाकर रखना है। अब बात ये हो रही है लॉ के इंटरप्रिटेशन की, आप लड़ाई की बात कर रहे हो। हाँ, तो एक लॉ के दो सेक्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं आपस में। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं, कंपनीज एक्ट पर आते हैं। ओपीसी जानते हो आप सब, आई होप। मैं एक्चुअली कंपनी रेट की बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि उसका बेसिक थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है। एक अच्छा लो वही है कॉर्पोरेट लेवल का, जिसको हम अभी यहाँ रेफर कर सकते हैं। वन पर्सन कंपनी जिसमें मेंबर केवल एक ही होगा, एक ही शेयर होल्डर है। अब कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, एक ओपीसी का सेक्शन अलग बनाया हुआ है, एक अलग सेक्शन चल रहा है कंपनीज एक्ट में कि हर कंपनी को हर साल एजीएम करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग। हर कंपनी को हर साल एजीएम करना जरूरी है। अब एजीएम में कौन बुलाओगे? शेयर होल्डर। मीटिंग किसको कहते हैं? जहां दो या ज्यादा लोग कॉमन टॉपिक पर बात करना है उसे मीटिंग कहते हैं। और ओपीसी में तो शेयर होल्डर ही एक है। दो प्रोविजन एक दूसरे को करके कॉन्ट्राडिक्ट। ओपीसी कह रहा है एक ही मेंबर रखना, कंपनीज एक्ट दूसरा और कह रहा है कि हर कंपनी को हर साल एजीएम करनी है जिसमें मेंबर्स को बुलाओ, मीटिंग करवाओ। दो प्रोविजन एक दूसरे को क्या कर गए? कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या करें? एक को इग्नोर कर दें, दूसरे को सुपीरियर बना दें, तो फिर तो आपने एक को लड़ाई जिता दी। हम क्या करें? लड़ो मत, हारमनी रखो। सो नाउ व्हाट शुड वी ट्राई? बताओ इंटरप्रेट कैसे करें? अच्छा वापस मत आना आप लिटरल पर। रीजन, लिटरल इंटरप्रिटेशन करा तभी तो ये लाइन समझ में आई कि ओपीसी में एक मेंबर होगा और एजीएम का प्रोविजन कह रहा है हर साल एजीएम। ये हो गया लिटरल इंटरप्रिटेशन। पर किया, दो मीनिंग निकल रहे हैं क्या? नहीं। कोई अब्सर्डिटी दिख रही है क्या? नहीं। दो प्रोविजन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। हाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो सबसे पहली कोशिश क्या होगी? लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि दोनों प्रोविजंस का एग्जिस्टेंस बना रहे। क्या इस चक्कर में ओपीसी में दो मेंबर बना दें? तो हमने क्या कहा? ओपीसी में मेंबर एक ही होगा, हर कंपनी को हर साल एजीएम करनी है, ओपीसी ना करे चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। लॉ के दो अलग अलग प्रोविजन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कन्फ्लिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। सो व्हाट वी ट्राई, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों प्रोविजंस का एग्जिस्टेंस बना रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे दोनों प्रोविजंस का एग्जिस्टेंस बना रहे। यार अब इससे नहीं चलना चाहिए, वरना अभी तो इससे चला के लाया हूं सारी क्लासेस में।
हटा दूं? मतलब मेरा कनेक्टेड सही है भाई? तो चल रहा था सब में यार। नहीं ठीक है, अब तो वैसे खत्म ही हो गया, मैं खत्म ही कर रहा हूँ, छोड़ो इसको, सही कर देना अभी, कल प्रॉब्लम नहीं है। लॉ के प्रोविजंस को इस तरीके से इंटरप्रेट करें, किस तरीके से इंटरप्रेट करें कि लॉ के ऑब्जेक्ट के साथ उन प्रोविजंस की हार्मनी बनी रहे। हमको किसी भी सेक्शन को लॉ के ऑब्जेक्ट से भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है और दो प्रोविजंस को आपस में भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, पर हम तो नहीं कर रहे, हो गए। तो क्या करें? वी शुड इंटरप्रेट इन सच अ वे दैट एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द सेक्शंस विल रिमेन। दोनों प्रोविजंस का एग्जिस्टेंस बना रहे, हमें किसी को खत्म नहीं करना, अदरवाइज तो लड़ाई हो गई फिर। और हमसे कह रहे हैं हार्मनी बना के रखो, लॉ के प्रोविजंस को हार्मोनियसली पढ़ो, सो दैट दोनों का एग्जिस्टेंस बचा रहे, इस वे में इंटरप्रेट करो। यही है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल यहीं पे खत्म भी हो जाता है। पहली लाइन में क्या लिखते हैं वो, कि लॉ इस तरह से कर इंटरप्रेट के ऑब्जेक्ट बचा रहे, पर ये प्रोविजन कब लगेगा? जब लॉ के दो प्रोविजंस में आपस में क्या हो जाए? कॉन्ट्राडिक्शन। अगर हो जाए तो हमें इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए कि दोनों प्रोविजंस का एग्जिस्टेंस बना रहे। ये सॉल्यूशन खत्म। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। लेकिन लॉ मेकर को पता होता है बनाते वक्त ही कि कौन से प्रोविजन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अरे लॉ मेकर को खुद को नहीं पता क्या, कि कई बार तो उसको खुद को ही दिखता है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आपस में और लोग कंफ्यूज होंगे। वो भी पहली बार लॉ नहीं बना रहा, उसको पता है कौन कौन से, वो खुद भी तो एक बार पढ़ेगा, मूवीज की भी तो स्क्रीनिंग होती है पहले, खुद भी तो एक बार पहले पढ़ेगा, पढ़ के देखेगा कि मैंने जो लिखा है उसका मतलब क्या निकल रहा है। उसको खुद को समझ में आ जाएगा कई बार कि ये प्रोविजन आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। बताओ लॉ मेकर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसका सॉल्यूशन लॉ में लिख कर जाए। तो कैसे लिखते हैं लॉ मेकर उसका सॉल्यूशन? तीन तरीके से। पहला तरीका, अब जो मैं बोल रहा हूं ना, वह आपने ना जाने कितनी बार सुना है, ऑब्जेक्ट आज पता चल रहा है। सबसे पहला तरीका लॉ मेकर का ऐसी लड़ाई खत्म करवाने का, लॉ की लैंग्वेज ऐसे चालू करते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस प्रोविजन। ऐसी लैंग्वेज देखी या नहीं देखी आपने? नॉट विद स्टैंडिंग लिख देते हैं कि भले ही उस प्रोविजन में कुछ भी लिखा हुआ हो, ये प्रिवेल करेगा। लिख दो ओपीसी का सेक्शन बनाते वक्त, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनी जनरल मीटिंग। बताओ ऐसा लिख के क्या करा? उसने लड़ाई खत्म करवा दी। कैसे? उसने बोल दिया कि भले ही किसी में कुछ भी लिखा हो, परेशान मत होना, ओपीसी को कभी भी जनरल मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, खुद ही लिख गए। वापस से क्या पढ़ रहे हैं हम इंटरप्रिटेशन का रूल तो पढ़ चुके हैं, अब तो हम पढ़ रहे हैं कि ऐसी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो ही नहीं, इसके लिए लॉ में क्या चीजें यूज की जाती हैं? तीन तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। पहला वर्ड क्या? नॉट विद स्टैंडिंग। हाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। सुनो यार, आपने जो चीज डिस्कस की है ना, बस आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं फिर एग्जांपल के बाद। जरूरी नहीं दो एक एक्ट के दो प्रोविजन ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करें, कई बार दो एक्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। जैसे आप बताइए ना, आईसीआईसीआई बैंक क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कंपनी, क्या है? सर बैंक है सर। अरे बैंक तो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ तो होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, कंपनी है एक। तो मैं एक्सिस बैंक लिमिटेड को बोलूंगा बैंकिंग कंपनी है, एक्सिस बैंक एक बैंक है। ऑर्गेनाइज, अरे नाटा प्रोफेशनल एकेडमी एक कोचिंग है,
ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ और है ना, मधुजस प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके नाम की आपको फीस की रिसिप्ट मिलती है। अरे ऑर्गेनाइजेशन और अरे बहुत अच्छा हुआ है तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड के नेम डिफरेंट। लक्स नाम की कोई कंपनी है क्या? लक्स नाम का साबुन तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बना रही है ना। ये जो लोटस है इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ये लोटस नाम से कोई कंपनी है? नहीं, देखना वो सीपीएम सीआरपी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनी हुई है। अपना स्वीट नाम की कोई कंपनी है? नहीं है, कोई और कंपनी है। उनका बिल देना तब देखना कंपनी का नाम लिखा होगा। अपना स्वीट तो प्रोडक्ट का नाम है, लोटस तो प्रोडक्ट का नाम है, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी प्रोडक्ट का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ अलग है। तो एक्सिस बैंक बैंक है, बनी हुई क्या है? कंपनी एक्सिस बैंक लिमिटेड, बैंकिंग कंपनी। ठीक है। कौन सा एक्ट लग रहा होगा एक्सिस बैंक लिमिटेड पर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा सबसे पहले। और बताओ दूसरा कौन सा एक्ट लग रहा होगा? कंपनीज एक्ट। दो एक्ट लग रहे हैं। कंपनीज एक्ट कह रहा है हर लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कह रहा है फॉर एग्जांपल हर बैंकिंग कंपनी में मिनिमम 5 डायरेक्टर होने चाहिए। अब बताओ 3 रखें या 5 रखें? पहले तो ये बताओ कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आया क्या? दो प्रोविजन छोड़ो एक एक्ट के, दो एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो और खूब होता है ये। कंपनीज को इनकम टैक्स एक्ट कुछ और कह रहा होगा, कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा होगा। तो बैंकिंग कंपनी में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और कह रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है। बताओ क्या करूं? 5 रख लो सर। सर इसलिए रख लो कि ताकि कंपनीज एक्ट मिनिमम 3 कह रहा है ना, तो कंपनीज एक्ट का भी काम हो जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का भी हो जाएगा। इसलिए नहीं, इसलिए रखेंगे क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन का अगेन एक बेसिक रूल है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में। स्पेसिफिक प्रोविजन हमेशा ओवरराइड करेंगे जनरल प्रोविजन को। अब मुझे इतना सा बता दो, बैंक के लिए स्पेसिफिक एक्ट कौन सा है और जनरल एक्ट कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्पेसिफिक है क्योंकि वो बैंकों के लिए ही बनाया। कंपनी से एक जनरल है, वो हर तरह की कंपनी पे लगेगा। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ऐसा नहीं एक एक्ट के दो प्रोविजन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करें, दो एक्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्ट करेंगे और सुपीरियर एक्ट का प्रोविजन हमेशा क्या करेगा? प्रिवेल। किसको? जनरल प्रोविजन को। स्पेसिफिक प्रोविजन हमेशा जनरल प्रोविजंस को। और इसमें एक्ट भी छोड़ दो, अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए है तो उस पर्टिकुलर चीज पर वो कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा? जो स्पेसिफिक उसके लिए है। इज दिस क्लियर? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है कि कोई भी कंपनी अगर ये काम करे तो जनरल मीटिंग बुलाए और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाए। ओपीसी के सेक्शन लिखने बैठे तो ये लिखकर बैठ गए कि ओपीसी को जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी आपको एक्ट में लिखा हो कि जनरल मीटिंग बुलानी है तो तुम तो केवल मिनट बुक में रिकॉर्ड कर लेना कि हाँ हमने डिसीजन लिया। अब बताओ क्या दो चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं? आप बताइए क्या प्रिवेल करेगा? बाकी की सारी कंपनियों के लिए नॉर्मल प्रोविजन और ओपीसी के लिए ये स्पेसिफिक प्रोविजन, क्योंकि ये इसी के लिए बनाया गया है। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रूल है, उसमें एक नया रूल आ गया। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बेसिक 3 बात में हमने खत्म कर दिया था कि ऑब्जेक्ट सुपीरियर रखो, तब यूज होगा जब कॉन्ट्राडिक्शन है, और है तो फिर क्या करें? दोनों मेंटेन रहें। इस तरह से इंटरप्रेट करना। पहली कोशिश ये हो, वो कोशिश सफल नहीं हो पाई तो नेक्स्ट रूल कि सुपीरियर प्रोविजन हमेशा ओवरराइड करेगा, सॉरी स्पेसिफिक प्रोविजन हमेशा ओवरराइड करेगा। किसको? हमने तो क्या कोशिश करनी थी कि दोनों प्रोविजन का एग्जिस्टेंस बना रहे, पर कभी कभी ये सच नहीं हो पाएगा। तो फिर कौन जीतेगा? बोले सुपीरियर प्रोविजन हमेशा कौन सा होगा? स्पेसिफिक हमेशा सुपीरियर होगा, हमेशा ऊपर रहेगा। किसके? प्रिवेल करेगा किससे? जनरल से। तो ये नया रूल भी आपने डाउट पूछ लिया तो मुझे कनेक्ट हो गया, ये भी उसी में है।
अब हम वापस हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं कि भैया इस लड़ाई को रोकने का क्या लॉ मेकर कुछ कोशिश करता है? तो हाँ, कोशिश करता है। बाकी के कोशिशें कल पढ़ेंगे, अभी यही जो मैंने बोला था बस वो बोल के रुक रहा हूं। पहली कोशिश किस तरह से होती है? नॉट विथ स्टैंडिंग। क्या लिखकर बैठ गया कि बाकी के एक्ट में कुछ भी लिखा हो ये प्रिवेल करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, इसका हिंदी में मतलब होता है भले ही उसमें कुछ भी लिखा हो ये करना। क्या बात समझ में आ रही है? अरे भले ही उसमें कुछ भी लिखा हो ये करना। यार है, आपके पापा ने आपको बोला 3 घंटे के लिए मार्केट जा, ये रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पे जाना, पहले ये लेकर आना, फिर क्रॉकरी का ये सामान लेकर आना, फिर ग्रोसरी का ये सामान लेकर आना, यहाँ से पहले राजवाड़ा जाना, फिर वहां से क्लॉथ मार्केट जाना, फिर वहां से बेस्ट प्राइस जाते हुए घर आ जाना। आपको पता 3 घंटे लगेंगे। आप पहुंचे ही थे, 10 मिनट बाद मम्मी का फोन आया कि ये नल का वॉशर खराब हो गया है, पानी बह रहा है, सबसे पहले ये ला। बताओ आप क्या करोगे? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन्ड अर्लियर। सबसे पहले वो कर जो मैं बोल रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? लॉ मेकर भी कह रहा है, बोले जो कुछ भी लिख दिया उन्होंने सबके लिए वो सब छोड़, ये कर जो मैं बोल रहा हूं। अदरवाइज लड़ाई हो जाती। पापा की बात मानू या मम्मी की? बोले हम खुद बताकर जा रहे हैं किसकी माननी है, इसमें लिख दिया ना नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी प्रोविजन, ये मान लेना। लॉ मेकर को कैसे समझ में आ रहा है? वो खुद लिख रहा है, उसको तब समझ में आ रहा है कि लड़ाई होगी, ये कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, वो खुद कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो कभी कभी 3 ऐसे वर्ड होंगे जिनका इंटेंशन ही क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना, जिसमें से ये है पहला। बाकी बातें नेक्स्ट डिस्कशन में करते हैं, कल करते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ऑफ टुडे। ऑनलाइन वालों को मैं आज सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवाता हूं, आप उसमें से रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 एटलीस्ट ये पढ़ लेना। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।